मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और वर्तमान में मैं शिव पर और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। और अपने इस YouTube चैनल में मैं अपनी पेंटिंग्स से रिलेटेड, पेंटिंग्स के थीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी आपके लिए लेकर के आती हूँ और साथ में किसी एक पेंटिंग की जो थीम होती है उस पर बात करते हैं, उससे जुड़ी हुई माइथोलॉजी पर बात करते हैं, उसके सांस्कृतिक पक्ष पर बात करते हैं और उसके कलात्मक पक्ष पर भी बात करते हैं, यानी कि उसकी टेक्निक पे बात करेंगे, उसके टेक्सचर्स पे बात करेंगे, पेंटिंग किस तरह से बनी है, उसके पीछे क्या सोच थी, जो कहानी है वो क्या है, इस सब पे ही हर पहलू पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेंटिंग के बारे में डिटेल बताती हूँ, को बनाने के पीछे मेरी क्या सोच थी, मैंने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, किस तरह के कलर्स यूज किए हैं। सबसे पहले से जुड़ी हुई माइथोलॉजी पर बात करेंगे, यानी कि इससे जुड़ी हुई शिव की जो कहानी है उस पर बात करेंगे। पृष्ठभूमि में जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसका जो टाइटल है यानी कि इसका जो नाम मैंने रखा है वो रखा है सुंदर मूर्ति शिवा। जब आप डिटेल में इस पेंटिंग को देखेंगे और मैं उसके एक एक पहलू से आपको अवगत कराऊंगी तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये टाइटल क्यों दिया। पर आपके मन में ये जिज्ञासा भी होगी कि ये सुंदर मूर्ति शिवा क्या है और शिवा का ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है, कौन सा रूप है जिसमें उनको की सुंदर मूर्ति कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई जो कहानियां, जो कथाएं, जो किंवदंतियां या जो माइथोलॉजी है उसके अनुसार शिवा एक पैराडॉक्स है, बहुत ही फैसिनेटिंग पैराडॉक्स। वो एक औघड़ हैं जिनके की पूरे शरीर पर उन्होंने भभूत मल रखा है। उनके जो दोस्त हैं वो भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं। वो शमशान में वास करते हैं। उनको दुनियावी सुखों से, दुनियावी इच्छाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। पर वो सुंदर मूर्ति के रूप में कैसे परिवर्तित हुए, इसकी जो कहानी है, इसके पीछे जो कथा है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बेसिकली जो सही टाइटल होता वो होता कल्याण सुंदरम मूर्ति। ये जो शब्द है ये तमिल कल्चर से रिलेटेड है। तमिलनाडु के जो मंदिरों में, टेम्पल्स में शिव के और पार्वती के विवाह का दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस उनकी विवाह सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है। पार्वती ने ये निश्चय किया कि वो अपने जीवन साथी के रूप में शिवा को ही चुनेंगी और ये जान करके शिवा की जो प्रतिक्रिया थी वो शुरू में बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी और उन्होंने संदेश लाने वाले को तो अपने क्रोध अग्नि का शिकार बना दिया था। पार्वती जी की ये जिद थी कि नहीं, उनको पति के रूप में शिव को ही वर्ण करना है और शिव ही उनके पति होंगे। तो शिव को भी उनके जो सच्ची प्रेम था, सच्ची तपस्या थी, सच्ची जो अभिलाषा थी उनकी, उसके आगे झुकना पड़ा और आखिरकार शिव भी पार्वती के संग विवाह के लिए तैयार हो गए। पार्वती तो मन ही मन शिव को बहुत पहले पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी, पर उनके जो घर वाले थे, उनके जो पिता थे, उनकी जो माता थी, उनके लिए शिव जो थे वो एक अजूबे से किरदार थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनका जो दामाद होगा वो एक औघड़ होगा, वो साधु के वेश में जटाओं वाला होगा, जानवरों की खाल पहनता होगा, हाथ में उसके डमरू होता होगा, सांप और नाग उसके चारों ओर उसके शरीर में घेरा बनाए रखते होंगे और उसके पूरे शरीर पर भभूत मली हुई होगी। कहानी के अनुसार शिव ने एक वृद्ध का भेष धरा और वो पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम अपने तपस्या को, अपने तप को छोड़ दो, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो वो तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि वो शमशान में रहता है। जो दोस्त हैं वो भूत, पिशाच और राक्षस हैं और ऐसे व्यक्ति के संग तुम किस तरह से जिंदगी बिता सकती हो। इसलिए तुमको उस व्यक्ति के प्रति जो तपस्या है तुम्हारी उसको छोड़ देना चाहिए और दूसरे किसी से विवाह करके एक अच्छा सुंदर जीवन यापन करना चाहिए। पार्वती ने वृद्ध की इस बात को इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी जो भड़काने वाली बातें हैं उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है और वो शिव का पति के रूप में मन ही मन वर्ण कर चुकी हैं, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ शिव से ही विवाह करना है। उनकी ये जिद, उनका ये समर्पण, उनके दृढ़ निश्चय के आगे शिव जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और आखिर में उन्होंने शादी के लिए जब हाँ की और विवाह का दिन आया, शिव ने अपने पूरे शरीर पर राख मली, उन्होंने औघड़ का वेश धरा, उन्होंने अपने शरीर पर टाइगर की स्किन लपेटी, नंदी और अपने तमाम गणों, भूत, पिशाच, उनके जो जंगल के दोस्त थे उनके साथ वो बारात में पहुंचे और जिसको देख कर पार्वती जी के माता पिता थे वो भी भयभीत हो गए और उनको उनका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया।
पर पार्वती जो थी वो निश्चिंत थी, वो निडर थी और उन्हें शिव के इस रूप से बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। पर दुनिया की इच्छाओं का सम्मान करते हुए पार्वती की पसंद को दुनिया की नजरों में सही साबित करने के लिए शिव ने एक पुरुष का वेश धरा और ये जो पुरुष का वेश था वो अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक था। यहाँ तक कि पार्वती के माता पिता ने इतना सुंदर पुरुष जो था वो अपने जीवन में नहीं देखा था और ये शिव का जो सुंदर रूप था ये दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं था। वो उस रूप में अद्वितीय लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे और इस लोक के प्राणी नहीं दिखाई दे रहे थे। बहुत ही अलौकिक रूप था और शिव के स्वरूप को सुंदर मूर्ति का नाम दिया गया और पूरे ही देश में शिव का जो ये स्वरूप है अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग ढंग से बताया जाता है, बखाना जाता है और शिव का ये स्वरूप ही दक्षिण भारत में कल्याण सुंदर मूर्ति के नाम से विख्यात है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने पहले शिव के बारे में पढ़ना शुरू किया या पहले पेंटिंग बनाई। हालांकि मैं क्योंकि बनारस की रहने वाली हूँ, बचपन से ही हमारा जो अनुराग था वो शिव के प्रति था, श्रद्धा शिव के प्रति थी। हर सुबह मेरी आंख सुबह जब खुलती थी तो काफी बड़ा कैलाश मठ हमारे घर के पीछे होता था, उसमें जो घंटियों की आवाज होती थी उसी से मैं मेरी नींद खुला करती थी, उसी से मैं जगा करती थी। शिव के प्रति आस्था और अनुराग तो हमेशा से था और बनारस में रहने वाले तो ये मानते हैं कि काशी शिव की नगरी है और शिव काशी के कण-कण में विद्यमान है, हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। वैसा ही मेरे संग कुछ अनुभव था, पर धीरे धीरे जीवन में कुछ इस तरह के अनुभव हुए। जब मैंने एक चित्रकार के तौर पर अपना काम शुरू किया था तो हर चित्रकार की तरह पहले मैंने रैंडम पेंटिंग्स बनानी शुरू की, फिर मैंने धीरे धीरे प्रकृति पे काम किया। पर एक दिन सहसा कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे ये प्रतीत हुआ कि नहीं, शिव का जो स्वरूप है, शिव के जो इतने मैनिफेस्टेशंस हैं उस पे किसी ने बहुत डिटेल में काम नहीं किया हुआ है। तो मैंने धीरे धीरे श्रृंखलाबद्ध ढंग से उस पे काम करने का फैसला किया और जैसे जैसे मैं पेंटिंग बनाती गई वैसे वैसे शिव की जो कृपा थी वो मेरे ऊपर होती गई। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, शिव की ऐसी ही इच्छा होगी। पेंटिंग के थीम पर तो बात हो गई, अब टेक्निक पर बात करेंगे क्योंकि टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्ट फील्ड में है, आर्ट को परखते हैं, आर्ट को जानते हैं, आर्ट को समझते हैं, आर्ट को पढ़ते हैं। कैनवस पे बनी हुई ये पेंटिंग, इसका साइज 4x5 है, यानी कि 4 फीट बाई 5 फीट की ये पेंटिंग है और इस पेंटिंग में बहुत सारे ग्रीन के अलग अलग शेड्स जैसे क्रिम्जन, जूनिपर और तमाम और तरह के ग्रीन के, ऑलिव ग्रीन, तमाम तरह के ग्रीन के शेड्स को मिला करके इसका बैकग्राउंड तैयार किया गया है, जिस पे मैंने पैलेट एंड नाइफ से काम किया है, बहुत सारी फाइन लाइंस और बेस के तौर पर मैंने पेल येलो कलर को, खाकी कलर को यूज़ किया है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयरिंग की है। और पूरी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर और साथ ही साथ ग्रे कलर, ब्राउन कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और आप पास से जब देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे बहुत सारा टेक्सचर है इस पेंटिंग में, फाइन लाइंस हैं, आपको रैंडम कलर आते हुए दिखते हैं और यकीन मानिए आप इस पेंटिंग को अगर 1000 टुकड़ों में भी कन्वर्ट कर देंगे तो हर टुकड़ा एक पेंटिंग की तरह काम करेगा, उसमें भी एक पेंटिंग है। इतना इंटेंस वर्क है इसमें, क्रिस क्रॉस, हैचिंग, लेयरिंग, तमाम तरह की फाइन लाइंस, तमाम तरह की पेंटिंग की टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। और मैं जब काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पावर के साथ काम करती हूँ और वो आपको मेरे टेक्सचर्स में दिखाई भी देगा। जैसे आप देखिए ये सन में आपको कितने कलर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं जब सन बनाती हूँ तो उसमें उस सन के अंदर अर्थ भी होती है, उस सन के अंदर मून भी होता है और शिवा क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी हैं इसलिए ये सिंबलाइज करने के लिए इस तरह से मैं सन को यूज़ करती हूँ। पेंटिंग में शिवा के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, रेड येलो कलर फूलों के लिए, मैरीगोल्ड के लिए, ऑस्पिशियसनेस को प्रेजेंट करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही तमाम ग्रे कलर, शिवा को जो भभूत से यानी कि ऐश से प्यार है वो मैं ग्रे कलर से दिखाती हूँ। शिवा की जो खूबसूरत इमेज है, बहुत ही डेलिकेट सी, क्योंकि ये शिवा का एक अनूठा अलौकिक रूप था और पेंटिंग उस रूप के संग जस्टिस करती है। और अगर आपको पसंद आए पेंटिंग तो कमेंट बॉक्स में इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी बहुत सारी थॉट प्रोसेस उसमें लगी हुई होती है, इसलिए आर्टिस्ट को
पेंटिंग खरीदने वाले से ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करने वाले की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं आर्ट रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ करूं, साथ ही साथ हम आपस में इंटरैक्टिव लाइव सेशंस करें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। और लगता है कि जब बहुत सारे लोग सुनने वाले हों तब आपकी बात उतनी ही प्रभावी और इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आर्ट में दिलचस्पी है, जिनको माइथोलॉजी में, जिनको स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी है, उनको भी इसके साथ कनेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स अच्छी आर्ट की तलाश में हो तो उनको भी मेरे साथ जोड़िए। थैंक यू वेरी मच।